हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। स्वागत है आप सभी का स्पीड डब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान में किस टॉपिक को हमें कवर करना है। तो आज हम लोग यहां पर दो छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। एक है प्लाज्मा झिल्ली या इसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, और दूसरा है कोशिका भित्ति। तो आज की क्लास में हम लोग जिस दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, उस इन्हीं दो टॉपिकों को आज हम लोग अच्छे से आराम से एक एक पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, चित्र के सहित जो है माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली में क्या चित्र आएगा और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और उसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। और फिर दूसरा टॉपिक जो हम आज लोग पढ़ेंगे वो है कोशिका भित्ति के बारे में। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, उसका भी चित्र समझेंगे, और कोशिका भित्ति के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो उसके बिंदु हैं, उसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों को जिस दो टॉपिक को कवर करना है वो दो टॉपिक में से पहला टॉपिक है आपका प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, पहला टॉपिक आपका प्लाज्मा झिल्ली है, इसे हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, और जो दूसरा टॉपिक है वो है कोशिका भित्ति। तो इस दो टॉपिक को आज हम लोग आराम से बहुत अच्छे से इसके एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए इस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग जो है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है, कहां पाई जाती है। तो आपको बता दें कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है ना। आप सभी को पता है कि जो पादप कोशिका है और एक जंतु कोशिका है। हम लोगों ने पिछली क्लास में इस दोनों कोशिकाओं के बारे में चर्चा करी थी और हमने देखा था कि ये दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। कैसी होती हैं? ये यूकैरियोटिक होती है, और उसी का उदाहरण देखा था हम लोगों ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। ठीक है, तो दोनों ही कोशिकाओं में यह प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, तो जो है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, हम यह भी देखेंगे। ठीक, तो हम समझेंगे कि यहां पर क्या है। देखो कि हमने क्या देखा था पिछली क्लास में कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका, चाहे वो पादप कोशिका हो या फिर वो जंतु कोशिका हो, ठीक है, कोई भी कोशिका है, लेकिन वो यूकैरियोटिक कोशिका होनी चाहिए। ठीक है ना, हमने आपको बताया था ना डिफरेंशिएट करके कि दो तरह की कोशिका है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और एक यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना, हम लोगों ने इन दोनों के बारे में समझा था। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है ना, थोड़े बहुत कोशिकांग हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही मिलेंगे, लेकिन जो नंबर्स हैं कोशिकांग के, ज्यादा नंबर जो हैं, ठीक है ना, संख्या में ज्यादा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, गोल्जी कॉय है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, इस तरह के ये जितने भी जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो कोशिकांग हैं वो कहां होते हैं, वो हमको यूकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं। ठीक, और इसमें हम लोग जो मेन देखेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, जो अपने सिलेबस में हम लोग देखेंगे वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में, इसके बारे में गहन अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कोशिका में जो विशिष्ट घटक होते हैं, कोशिका में जो विशिष्ट घटक होते हैं, तो वो विशिष्ट घटक जैसे मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, रिक्तिका, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण घटक हैं ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, जो जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। और यदि हम कोशिका का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, अब कुछ जो बच्चे नए होंगे वो देख रहे होंगे सर ये सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो मैंने पिछली क्लास में सूक्ष्मदर्शी का आपको चित्र भी दिखाया था, है ना, याद आ रहा है आपको, जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी है, और उसका हम लोगों ने वर्णन भी किया था। ठीक, तो चित्र के माध्यम से हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी को देखा था कि किस तरह का सूक्ष्मदर्शी है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक, तो इसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से जब हम अध्ययन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक कोशिकाओं में बेटा 3 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। पहला कि प्रत्येक कोशिका, फिर वो कोई भी हो सकती है, फिर वो चाहे जंतु कोशिका हो या फिर वो पादप कोशिका हो या फिर वो जीवाणुओं में हो, ठीक है, या फिर वो शैवाल में हो या कवक में हो, कहीं भी हो,
कोशिका के जो 3 मुख्य गुण हैं वो क्या हैं? वो है प्लाज्मा झिल्ली, सबसे ऊपर जो उसकी एक परत होती है, जो उसका बाहरी आवरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? केंद्रक। ठीक है ना, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है? तो केंद्रक ही इसमें मेन जो रोल है वो निभाता है। ठीक है, अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर में। ठीक, जब अंतर की बात करेंगे, ठीक है, तो इस केंद्रक को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस तरह का केंद्रक पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में किस तरह का केंद्रक पाया जाता है, और इस केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, क्या डीएनए भी इसी के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करेंगे केंद्रक जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? कोशिका द्रव्य। ठीक, क्योंकि जितने भी कोशिकांग होते हैं वो इसी कोशिका द्रव में आराम से तैरते हुए, घूमते हुए, बढ़िया स्विमिंग करते हुए मस्त आराम से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 हैं, प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है, ये जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं ये कहां पाई जाएंगी? ये कोशिका में पाई जाएंगी, फिर वो कैसी भी कोशिका हो सकती है। ठीक, अब कह दो सर यहां पे तो जो है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति हमको मिलती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं कि प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। ये 3 गुण आपको प्रत्येक कोशिका में दिखाई देंगे, चाहे वो बेटा कोई भी कोशिका हो। ठीक, हम अंतर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक कॉमन बात कर रहे हैं कि हम किसी भी कोशिका को ले ले, उसमें हमको प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी, केंद्रक मिलेगा, कोशिका द्रव्य भी मिलेंगे। ठीक, कोशिकांग की संख्या कम ज्यादा होगी तो उसको हम लोग एक एक करके आसानी से पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक में जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सारे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस तरह से केंद्रक अपना रोल निभाता है। ठीक, और यूकैरियोटिक कोशिका में किस तरह से केंद्रक पाया जाता है, क्या अंतर है इन दोनों में, तो ये हम लोग एक एक करके जब कोशिकांग का अध्ययन करेंगे तो वहां पर देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी बेटा? बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हर एक कोशिका में जो उसकी आवरण होता है, जो उसकी बाहरी झिल्ली होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, या फिर उसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे प्लाज्मा झिल्ली ठीक है ना, तो प्लाज्मा झिल्ली को ही क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, ये क्या है? ये किसी भी कोशिका का क्या होता है? बाहरी आवरण है, किसी भी कोशिका का बाहरी आवरण होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पादप कोशिका की बात करेंगे तो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप पादप कोशिका को छोड़ दें तो हर एक कोशिका का क्या है? ये बाहरी आवरण है। ठीक है, किससे बना होता है? ये किससे बना होता है? तो यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड जैसे कार्बनिक पदार्थ का ये जो है बना होता है। ठीक है, अभी इसका हम आपको चित्र भी दिखाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि देखो कहां पर लिपिड पाए जाते हैं और कहां पर प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन अभी हम देख लेंगे क्या क्या इसमें पाया जाता है। अच्छा, और इसका क्या रोल है और ये क्या करता है? तो ये गैसों के आदान प्रदान में भी मदद करता है। क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक, तो जो गैसों का आदान प्रदान है वो प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से ही होता है। इस गैसों के आदान प्रदान को हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं।
देखो हमने पहले आपको बताया कि गैसों के आदान प्रदान में यह कोशिका झिल्ली या फिर यह प्लाज्मा झिल्ली मदद करती है। ठीक, गैसों का आदान प्रदान मतलब गैसों का आवागमन, कोशिका झिल्ली के अंदर गैसों का आना जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बाहर गैसों का जाना। तो ये जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। ठीक, और हम हमेशा याद रखेंगे कि ये जो विसरण की प्रक्रिया है या ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है, ये हमेशा ही बेटा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। कहां से होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। ठीक है, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि जो विसरण की प्रक्रिया है, जो विसरण की प्रक्रिया है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है ना। अब ये किस तरह से है, तो इसको हम लोग एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझेंगे कि इसको हम किस तरह से याद करेंगे। क्या हमें इसको रटना पड़ेगा? नहीं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा परफ्यूम का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो बॉडी स्प्रे आता है या जो परफ्यूम आता है। ठीक है, देखा है ना आप सभी लोगों ने कि इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो हम देखते हैं कि परफ्यूम की जो एक बोतल है, ठीक है, परफ्यूम की बोतल्स को हम लोग हल्का सा दबाते हैं और उसमें बाहर की तरफ एक स्प्रे होता है। ठीक है ना, हम सभी लोगों ने परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो परफ्यूम की बोतल से जैसे ही हम स्प्रे करेंगे तो क्या होता है, जो उसके अंदर की जो खुशबू है, जो उसके अंदर की फ्रेग्रेंस है ना, हम लोग देखते हैं ना नई नई वैरायटी का हम लोग जो परफ्यूम लेते हैं कि यार इसकी खुशबू बहुत बढ़िया लग रही है, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। तो वो खुशबू में आती कब है? जब हम उस परफ्यूम की बोतल को क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। ये हमने बोतल ले ली और उसको हमने स्प्रे किया तो उसकी जो है हमारे आसपास के वातावरण में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो यही प्रक्रिया क्या है? विसरण है। ये तो गजब की बात है। हाँ, यही प्रक्रिया क्या है? विसरण है। हमने क्या देखा कि परफ्यूम की बोतल के अंदर जो छोटे छोटे कण मौजूद हैं, क्या वो कण हमारे आसपास के वातावरण में है? नहीं है। अगर वही कण जो परफ्यूम की बोतल के अंदर हैं, अगर वो हमारे आसपास के वातावरण में होते तो फिर क्या हमको परफ्यूम की जरूरत पड़ती? नहीं। तो हमने परफ्यूम का स्प्रे किस लिए किया है? कि हमको वो खुशबू आए, है ना, वो बढ़िया सी खुशबू, वो पार्टिकल जो उस परफ्यूम की बोतल के अंदर हैं वो बाहर भी आ जाए, हमारे कपड़ों में, हमारी बॉडी स्प्रे जो हम करते हैं तो उसमें हमारे उसके आने लगे, खुशबू आने लगे। वो तो वो कण जो खुशबू दे रहे हैं वो परफ्यूम की बोतल के अंदर ज्यादा हैं या उसमें है, और वो बाहर हमारे आसपास के वातावरण में वो छोटे छोटे कण नहीं है। तो जैसे ही हमने स्प्रे किया तो वो कण उच्च सांद्रता से, क्योंकि उस बोतल के अंदर ज्यादा थे और बाहर कम थे, तो उच्च सांद्रता से कहां आ गए? बाहर आ गए, वातावरण में आ गए, कम सांद्रता की तरफ आ गए। ठीक, तो ये जो परफ्यूम की बोतल है ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। तो अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? परफ्यूम हो जाएगा। ठीक है ना। तो परफ्यूम जो है वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है किसका? विसरण का, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे हम परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो वो छोटे छोटे कण जो परफ्यूम की बोतल के अंदर होते हैं वो उच्च सांद्रता से निकलकर हमारे वातावरण में आ जाते हैं, मतलब निम्न सांद्रता की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और इसी विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही जो गैसों का आदान प्रदान है वो भी वही होता है। ठीक है, वहां भी गैसों का आदान प्रदान जो है वो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। ठीक, और किसके माध्यम से होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक स्लाइड में देख लेंगे कि देखो यहां पर क्या लिखा है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। कौन सी परत है? सबसे बाहरी परत है किसी भी कोशिका की, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे पादप कोशिका को छोड़कर। ठीक है, पादप कोशिका को छोड़कर। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत होती है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक, तो आप याद रखेंगे यहां पर पादप कोशिका का नाम नहीं आएगा, क्योंकि पादप कोशिका में ये दूसरी झिल्ली, दूसरी परत है। ये बाहरी परत नहीं है, भीतरी परत है। किसमें? पादप कोशिका में। लेकिन बाकी सभी कोशिका की बात करेंगे तो फिर ये कैसी परत है? बाहरी परत है। ठीक है, कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, मतलब बहुत पतली सी होती है ना, बहुत माइन्यूट सी पतली सी होती है। और किससे बनी होती है? कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। कार्बनिक अणु जैसे कि बेटा लिपिड और
प्रोटीन। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा या कैसे पता कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं की बनी है? कैसे पता चला? ये पता चला जब हमने उस पतली सी लचीली प्लाज्मा झिल्ली को किससे देखा? माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देखा। ठीक है, और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले साधारण सूक्ष्मदर्शी आया, उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया। तो प्लाज्मा झिल्ली को किससे देखा गया बेटा? इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली को हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, और जब उससे देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये इसमें कार्बनिक अणु पाए जाते हैं या ये कार्बनिक अणुओं से बनी होती है, और कार्बनिक अणु जैसे कि लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थ की गति को भी रोकती है। अभी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो आदान प्रदान होता है तो इसका मतलब क्या कि ये जो आदान प्रदान हो रहा है, कण बाहरी वातावरण से किसी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर आ रहे हैं और उसी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली से कण बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्या ये लगातार होता रहेगा? नहीं, जरूरत के हिसाब से होता है। अगर जरूरत नहीं है तो वो कण नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे अगर अभी हमको प्यास लगी है तो हमने पानी पी लिया। ठीक है, हमको प्यास लगी थी, हमने पानी पी लिया। लेकिन अगर हमको प्यास नहीं लगी है तो पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे। कोई कहेगा भी कि सर पानी पी लीजिए, भैया पानी पी, नहीं भैया प्यास नहीं लगी है, पानी नहीं पीना है। तो वही काम ये करती है कोशिका झिल्ली भी। क्या करती है कि अगर किसी कण की कोशिका के अंदर जरूरत नहीं है तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करेगी? उसको रोक देगी। नहीं भैया हमको जरूरत नहीं है, अभी हम पर्याप्त हैं, अभी तुम बाहर खेलो आराम से, अभी मेरे अंदर आने की तुमको जरूरत नहीं है। तो वही करती है प्लाज्मा झिल्ली, कुछ पदार्थ की गति को क्या कर देती है? रोक देती है। और प्लाज्मा झिल्ली के इसी गुण को क्या कहते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या है ये वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली? बताएंगे इसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से अभी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम लोग ये पॉइंट समझ लें कि जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको हम लोग वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? कुछ पदार्थ की गति को क्या करती है? रोकती है, मतलब उसको अपने अंदर आने नहीं देती है। मतलब जिस पार्टिकल की, जिस कण की कोशिका को जरूरत होगी, कोशिका झिल्ली उसी को अंदर आने देगी। ठीक है ना, हम समझ सकते हैं जैसे कि मान लो एक घर बना हुआ है और उसमें गेट लगा है, ठीक, और उसमें आप लोग रह रहे हैं या उसमें कोई भी रह रहा है। अब बाहर से कोई आया तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस व्यक्ति को, इस इंसान को हमारे घर के अंदर आना चाहिए, आप गेट खोल देंगे। ठीक है ना, हाँ भाई आ जाओ। और अगर आपको लगेगा नहीं आना चाहिए तो आप क्या करेंगे? गेट नहीं खोलेंगे। तो बस वही काम कर रही है क्या? प्लाज्मा झिल्ली एक गेट का काम करती है। अगर उस पार्टिकल को कोशिका के अंदर जरूरत है तो वो उसको आने देगी, वरना उसको बाहर ही रोक देगी। ठीक, तो जब ये किसी कण को, किसी पार्टिकल को, किसी कण को बाहर ही रोक देगी तो इसकी इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, जैसे चौकीदार बैठा रहता है गेट पे, नहीं भैया कहां जाना है? वहां जाना है। नहीं 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 तुमको अलाउ नहीं है ना, वो साहब अभी है नहीं, तुम जाओ बाहर। तो जैसे वो वॉचमैन जैसे वो बैठा है ना, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है कि नहीं तुम, नहीं तो उसको नाम दे दिया, नहीं ये वॉचमैन भैया है ना, ये देखेंगे कि नहीं किसको आना है किसको नहीं आना है। ठीक, तो वही काम यहाँ क्या करेगी? प्लाज्मा झिल्ली करेगी। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से अपना काम करती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 और ऑक्सीजन मतलब कि O2, ठीक है, कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के माध्यम से, अभी बताया था हमने आपको, विसरण प्रक्रिया के माध्यम से आ जा सकते हैं। विसरण प्रक्रिया में पदार्थों की गति जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक, विसरण की जो प्रक्रिया है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। जैसे कि वो उसका सबसे बड़े उदाहरण मैंने आपको अभी क्या बताया था, वो परफ्यूम की बोतल। जैसे ही परफ्यूम की बोतल को आप स्प्रे करेंगे तो जो कण परफ्यूम की बोतल के अंदर हैं वो उच्च सांद्रता में है, तो जैसे ही आपने स्प्रे किया तो वो उच्च सांद्रता से हमारे वातावरण में आ जाएंगे, मतलब निम्न सांद्रता की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो छोटे छोटे पॉइंट थे जो हमने देख लिए। अब हम समझते हैं कि आखिर ये वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली ये क्या है, ये किस तरह से अपने काम को करती है। ठीक,
तो ये देखिए, ये जो है ये चित्र है किसका, ये चित्र है प्लाज्मा झिल्ली का या कोशिका झिल्ली का। जब हम लोग इसको किससे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्लाज्मा झिल्ली का चित्र हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो आपको काफी बड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है जो इस झिल्ली के बीचों बीच में है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमको पार्ट बीच में काफी मोटा सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी भाग हैं, जैसे कि ये छोटा सा है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो आपको पतला लंबा सा धागा दिख रहा है जो इस तरह से यहां पर आ रहा है, ठीक है ना, ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन है। मतलब यहां पर कई तरह की कह सकते हैं, या फिर दो तरह की, ठीक है ना, मतलब दो तरह की प्रोटीन होती है। तो आप ये समझ ले कि यहां पर विभिन्न तरह की या दो अलग अलग तरह की प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन हमको मतलब किससे है बेटा, हमको मतलब है प्रोटीन से, कि प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन पाई जाती है। हम देखेंगे लिपिड कहां पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह की जो गोल गोल संरचना देख रहे हो आप, और ये नीचे की तरफ भी इसी तरह की गोल आकार की संरचना है। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहां पर ये पूरा का पूरा बना हुआ है, चाहे वो बाहर की सतह हो या फिर वो भीतर की सतह हो। ये जो बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये लिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं ये बेटा, ये लिपिड के बने होते हैं। ठीक है ना, और इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि जो ये जो चित्र है, इस चित्र में दो तरह की जो है चीजें पाई जाती हैं, कार्बनिक अणु पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, कार्बनिक अणु की बात कर रहे हैं। और हम यहां पर देखेंगे कि जो कार्बनिक अणु हैं वो कितने तरह के हैं, तो वो दो तरह के हैं, एक प्रोटीन है और एक लिपिड है। ठीक है, और ये हमको कब पता चल रहा है, जब हम इस प्लाज्मा झिल्ली का जो चित्र है उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमने आपको बताया कि जो छोटे छोटे गैसों के कण हैं, जो छोटे छोटे गैसों के कण हैं, वो जो गैसों के कणों का आदान प्रदान हो रहा है प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से या प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि गैसों का आदान प्रदान मतलब कि वायु के कणों का हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से जल के अणुओं का भी आदान प्रदान होता है। तो एक हमने यहां पर देखा विसरण, ठीक, और अब हम जो दूसरा टॉपिक देखेंगे वो है परासरण। विसरण में मैंने आपको क्या बताया था कि विसरण में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, किसकी सहायता से, तो प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से, प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से। ठीक, तो प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से जब गैसों का आदान प्रदान होगा तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब जल के अणुओं का आदान प्रदान होगा। ठीक, किसी एक कोशिका में
जब जल के अणुओं का आदान प्रदान होगा। कैसे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता वाले उच्च सांद्रता वाले जल के अणुओं से निम्न सांद्रता वाले जल के अणुओं की ओर। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जो परासरण है, परासरण जो है वो जल के अणुओं के बीच होता है। किसके बीच होता है? जो परासरण है वो जल के अणुओं के बीच का आदान प्रदान होता है। जब हम गैसों के अणुओं के बीच आदान प्रदान की बात करते हैं, जब हम गैसों के अणुओं के बीच आदान प्रदान की बात करते हैं तो उस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। जबकि जल के अणुओं के बीच आदान प्रदान की बात करते हैं तो उसको हम लोग परासरण कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम जल के अणुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो प्रक्रिया वही है कि जो अणु हैं या जो कण हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। लेकिन कौन जाएगा? तो जल के अणु जाएंगे। कौन जाएगा? जल के अणु जाएंगे। ठीक है, तो जब हम परासरण की बात करेंगे या हम विसरण की बात करें, दोनों में कॉमन चीज क्या है कि जो पार्टिकल या जो कण गति कर रहे हैं, जो कण गति कर रहे हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे। लेकिन विसरण में क्या होगा? विसरण में गैसों के अणु गति करेंगे, जबकि परासरण में क्या है? परासरण में जल के अणु गति करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो परासरण है, जब परासरण की प्रक्रिया होगी और जल के अणु जब गति करेंगे तो यहां पर हम बात करते हैं विलयन की। यहां पर हम किसकी बात करेंगे? विलयन की। तो हम जो है यहां पर दो तरह के विलयन की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे बेटा तनु विलयन की और एक हम बात करेंगे सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन। अब क्या, तो ये क्या होता है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विलयन क्या है। विलयन क्या है? तो विलयन में हमको दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, विलयन में हमको दो चीजें मिलेंगी। पहला क्या मिलेगा? पहला मिलेगा जल। ठीक, और जल के साथ हमको क्या मिलेगा? या तो किसी शर्करा के अणु, शर्करा के अणु, ठीक, या फिर शर्करा के अणु ना मिल करके हमको नमक के अणु भी मिल सकते हैं। शर्करा के अणु ना मिल करके हमको नमक के अणु भी मिल सकते हैं। ठीक, तो हमको दो चीजें मिलेंगी। पहला तो जल मिलेगा और दूसरा हमको अणु मिलेंगे। वो अणु शर्करा के भी हो सकते हैं या फिर वो अणु नमक के भी हो सकते हैं। ठीक, तो विलयन का तो मतलब हो गया जल और जल के साथ कुछ अणु, या तो शर्करा के, मतलब सीधी सी बात है, जैसे हम लोग शरबत पीते हैं ना तो क्या करते हैं कि पानी लिया और उसमें शक्कर को डाल दिया। ठीक, पानी लिया उसमें क्या कर दिया? शक्कर को डाल दिया और हमने एक घोल बना लिया जिसको हम लोग विलयन कहते हैं। तो जब हम लोग शरबत पी रहे हैं तो शरबत जिस चीज का घोल होता है वो किसका घोल है? पानी का और शक्कर का। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, जब हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकॉन डी पीते होंगे आप लोग, है ना, जब गर्मी बहुत पड़ रही है तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए कि मतलब हमारा जो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं लगातार तो जो है पानी की कमी ना हो पाए तो हम पानी पीते रहेंगे, या फिर हम पानी में ग्लूकॉन डी डाल लेंगे तो उससे क्या होगा कि एनर्जी आती रहेगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि या तो हमने जो है बेटा शरबत बना लिया, ठीक, उसमें पानी और शक्कर डाल दिया, या फिर उसमें हमने पानी और नमक का घोल बना लिया और उसको पी लिया। ठीक, उसमें हल्की सी शक्कर डाल दी। तो ये जो दो अणुओं का जो मिक्सचर है,
जो दो अणु, एक जल के अणु और दूसरा शरबत मतलब शक्कर या फिर नमक के अणु जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। अब विलयन में पहला विलयन क्या है? पहले हमने किसकी बात करी? तनु विलयन की। किसकी बात करी बेटा? तनु विलयन की बात करी। तो तनु विलयन क्या है? तो देखो दो तरह के अणु हैं, बहुत आराम से समझेंगे। एक है जल के अणु, ठीक, और दूसरा है शर्करा या फिर नमक के अणु। तो जब हम बेटा बात करेंगे तनु विलयन की, जब हम बात करेंगे तनु विलयन की, तो तनु विलयन में जल के अणु ज्यादा होंगे, जल के अणु ज्यादा होंगे और शर्करा या फिर नमक के अणु कम होंगे, ठीक। तो ऐसा विलयन क्या होगा? तनु विलयन होगा, ठीक। और जब हम बात करेंगे सांद्र विलयन की, जब हम बात करेंगे बेटा सांद्र विलयन की, तो वहां पर यही चीज क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। मतलब जल के अणु कम हो जाएंगे। किसी भी विलयन में जल के अणु कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, जबकि शर्करा के अणु ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट हैं। एक और विलयन होता है, तीसरा विलयन होता है जिसको हम लोग समपराशरी विलयन कहते हैं। एक और विलयन हम लोग देखेंगे, दो विलयन तो यहां पर हो गए। एक और विलयन होता है तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन, इसमें क्या होता है? इसमें जल के अणु और शर्करा के अणु कैसे होंगे? बराबर मात्रा में होंगे। कैसे होंगे? बराबर मात्रा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा विलयन को, ठीक है। सुनिए फटाक से, हमने क्या देखा? विलयन को। और जब हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन में दो तरह के अणुओं की बात करते हैं, एक जल के अणु की और दूसरा शर्करा के अणु या फिर नमक के अणु, ठीक। तो दो तरह के अणुओं की बात करेंगे। अब इन दो अणुओं में कोई या जल के अणु ज्यादा भी हो सकते हैं या जल के अणु कम भी हो सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से शर्करा के अणु ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो जब जल के अणु ज्यादा होंगे और शर्करा के अणु कम होंगे तो इस तरह के विलयन को क्या बोलेंगे? तनु विलयन बोलेंगे। जबकि अगर हम इसी का जस्ट उल्टा कर दें कि मतलब जो है जल के अणु कम कर दें और शर्करा के अणु बेटा ज्यादा कर दें, तो इस तरह के विलयन को क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन बोलेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई दो तरह की कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है? तो तीसरी कंडीशन है कि जब जल और शर्करा दोनों के अणु बराबर मात्रा में हो, ना कम ना ज्यादा, ठीक है ना। तो इस तरह के विलयन को क्या बोलेंगे? समपराशरी विलयन बोलेंगे, ठीक है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। बकायदा वही चीज जो भी हमने आपको समझाई वो यहां पर अच्छे से प्रॉपर लिखी हुई है कि जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है, ठीक। अभी हमने ये आपको बताया ना कि जो पहली बात तो परासरण में क्या हो रहा है? तो परासरण में जल की गति हो रही है, ठीक। जैसे कि विसरण में गैसों के अणुओं की गति हो रही थी, तो उसी प्रकार से परासरण में क्या हो रहा है? जल के अणुओं की गति हो रही है। और ये जो जल के अणुओं की जो गति है वो जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा के कारण क्या होती है? प्रभावित होती है। तो ये घुले हुए पदार्थ कौन है? ये घुले हुए पदार्थ शर्करा या फिर नमक के अणु हैं। कौन है? शर्करा या फिर नमक के अणु हैं, ठीक है, जिसके कारण यह प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो इस प्रकार के परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है जाते हैं, ठीक है। उच्च जल की सांद्रता से
निम्न जल की सांद्रता की तरफ जाते हैं। और अब हम अगर यहां बात करेंगे किसी जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका को अगर हम लोग शक्कर मतलब कि शर्करा या फिर नमक के विलयन में अगर रखें तो हम क्या देखते हैं कि इसमें निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहली घटना क्या है बेटा? अल्प परासरणी दाब। पहली घटना क्या है? अल्प परासरणी दाब। मतलब क्या है कि ये तनु विलयन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तनु विलयन की बात कर रहा है। अल्प का मतलब हो गया कम, अल्प का मतलब हो गया कम। मतलब कि जब जल में शक्कर या नमक की मात्रा कैसी होगी? कम होगी। जब जल में शक्कर या फिर नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज्यादा हो तो इसको बोलते हैं अल्प परासरण दाब विलयन। और इसी के बाद हम देखेंगे तीसरा, पहले तो ये लिखा है अति परासरणी दाब। अति परासरणी दाब क्या है? ये बात कर रहा है सांद्र विलयन की, कि जब जल में शक्कर या नमक की मात्रा कैसी हो? ज्यादा हो। अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। कहते हैं भाई बहुत अति हो गई है, अब बहुत अति हो गई, बस अब बस करो। तो अति का मतलब क्या है? ज्यादा। अल्प का मतलब क्या है? कम। तो अल्प का मतलब कम, मतलब कि शर्करा या फिर नमक के अणु कम हो गए और जल के अणु ज्यादा हो गए तो वो हो गया अल्प परासरणी दाब विलयन। और यही अगर शर्करा या नमक के अणु ज्यादा हो गए और जल के अणु कम हो गए तो इसको क्या बोलेंगे? अति परासरणी दाब विलयन बोलेंगे। ठीक। और जो दूसरा है बेटा वो है सम परासरणी दाब विलयन। इसमें क्या होता है? जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा जल की मात्रा के बराबर होती है। ठीक। तो हमने देखा कि तीन तरह के विलयन, इसी प्रक्रिया में हम तीन तरह के विलयन की बात करते हैं। एक तनु विलयन जो कि अल्प परासरण दाब विलयन है, एक सांद्र विलयन जो अति परासरण दाब विलयन है, और जो तीसरा विलयन होता है वो समपरासरी विलयन होता है, जिसमें जल के अणु और नमक या शक्कर के अणु कैसे होते हैं? वो बराबर बराबर पाए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि यदि किसी कोशिका को, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, देखिए समझिए पहले। ठीक है, समझते हैं क्या चीज है। हमने ले ली कोई कोशिका हमने ले ली और इस कोशिका को हमने रख दिया, इस कोशिका को हमने कहां रख दिया? तनु विलयन में। ठीक। अगर हम किसी कोशिका को तनु विलयन में रख देंगे तो क्या होगा? कोशिका को तनु विलयन में रखने पर जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी? वो फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। ठीक। जबकि अगर हम किसी कोशिका को सांद्र विलयन में रख देंगे, जब हम किसी कोशिका को सांद्र विलयन में रख देंगे तब क्या होगा? तब वो कोशिका सिकुड़ जाएगी। तब वो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम किसी कोशिका को सांद्र विलयन में रखते हैं, अगर हम किसी कोशिका को बेटा कहां रख दें? सांद्र विलयन में रख देंगे, तो हमने आपको बताया कि सांद्र विलयन में क्या है? सांद्र विलयन में जो शक्कर या फिर नमक के अणु हैं वो कैसे हैं? वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं? ज्यादा मात्रा में होते हैं। जबकि जो जल है वो जल क्या होगा? कम मात्रा में होगा। ठीक। तो जब आप किसी कोशिका को सांद्र विलयन में रखेंगे तो वहां पर जल की मात्रा कम है और शक्कर के अणु की मात्रा ज्यादा है। ठीक। तो वो कोशिका के अंदर जो जल की मात्रा उसको क्या करेगा? खींच लेगा। ठीक है। कोशिका के अंदर जो जल है उसको क्या करेगा? खींच लेगा। मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो जल के अणु हैं वो गति करेंगे। और जब किसी कोशिका से जल के अणु निकल जाएंगे तो वो कोशिका कैसी हो जाएगी बेटा? वो सिकुड़ जाएगी। ठीक। और जब हम किसी कोशिका को तनु विलयन में रखेंगे तो तनु विलयन में क्या है? तनु विलयन में तो जल के अणु ज्यादा हैं। तनु विलयन में क्या होता है? तनु विलयन में जल के अणु ज्यादा होते हैं। तो जब जल के अणु तो यहां पर पहले से ही ज्यादा है तो क्या करेंगे? अब जल के अणु ज्यादा है तो वो कहां चले जाएंगे? ये जो जल के अणु हैं ये कहां चले जाएंगे? कोशिका में चले जाएंगे।
और जब जल के अणु कोशिका में चले जाएंगे तो बेटा कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। कौन फूल जाता है, कोशिका फूल जाती है, ठीक है ना। कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक। और यहां पर कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। क्या हो रहा है यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने क्या किया, एक कोशिका को डाला, ठीक है। बीकर दो तरह के हैं। पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन ये है कि उसमें तनु विलयन है। तनु विलयन का मतलब जल के अणु ज्यादा मात्रा में है और शर्करा के अणु कम मात्रा में है। तो जब जल के अणु ज्यादा मात्रा में होंगे तो ये जल के अणु कहां चले जाएंगे, कोशिका के अंदर चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। जबकि अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन में कोशिका को अगर हम सांद्र विलयन में रखेंगे, कोशिका को सांद्र विलयन में रखेंगे तो सांद्र विलयन में शक्कर के अणु क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में होंगे, जबकि जो जल के अणु हैं वो कम मात्रा में होंगे। जो जल के अणु हैं वो कम मात्रा में होंगे। तो कोशिका से जल निकल करके कहां चला जाएगा, सांद्र विलयन में चला जाएगा। परिणाम स्वरूप कोशिका कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं किशमिश। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बेटा क्या देख सकते हैं, किशमिश में देख सकते हैं। जैसे कि जब किशमिश को क्या करो, किशमिश को अगर आप पानी में डाल दो, किशमिश को आप सिर्फ पानी में डाल दो और एक जो है 2-3 घंटे वो पानी में पड़ी रहेगी, तो आप फिर उसको निकालेंगे तो क्या देखेंगे, आपकी किशमिश फूल जाएगी, ठीक है। और अब क्या करो कि अब किशमिश को निकाल करके जब फूल गई है उसको ऐसे गिलास में डालो जिसमें आपने वहां पे पानी भी है और पानी कम है, नमक ज्यादा डाल दो, ठीक है। एक दूसरा गिलास लो, उसमें पानी और उस पानी में क्या हो, नमक ज्यादा मात्रा में हो, तो वो कैसा विलयन हो गया, सांद्र विलयन हो गया। फिर उसमें आप किशमिश को डालोगे, उसमें आप क्या देखोगे, जो किशमिश है बेचारी वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें सांद्र विलयन है, उसमें नमक के अणु ज्यादा हैं, तो वो क्या करेगी, किशमिश के अंदर के पानी को खींच लेगी और बेचारी किशमिश कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो ये उदाहरण आप जरूर करिए घर में कि आप किशमिश को लीजिएगा और साधारण पानी जो हम पीते हैं, है ना, जो आप पानी पीते हो नॉर्मल, उसी पानी में डाल देना और जब 2-3 घंटे पड़ी रहेगी फिर आप किशमिश को निकालेंगे तो देखेंगे कि किशमिश क्या हो रही है, फूल जा रही है। क्योंकि वो विलयन कैसा है, वो तनु विलयन है, उसमें जल के अणु की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। और उसी फूली हुई किशमिश को जब हम दूसरे पानी में डालें, अब वो पानी कैसा होना चाहिए, उस पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। उस पानी में नमक 2-3 चम्मच डाल दो और डाल के उसको बढ़िया से घुमा दो, फिर उसमें किशमिश को डाल दो, तो हम क्या देखेंगे कि 2 घंटे बाद वो किशमिश बेचारी जो है सिकुड़ जाएगी, उसका सारा पानी पता नहीं कहां चला जाएगा और किशमिश क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो वही सारी चीज यहां पर लिखी हुई है कि यदि हम किसी कोशिका को बेटा तनु विलयन में रखते हैं तो क्या होता है, तो जो जल है वो परासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। क्या हो जाएगा, परासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और इससे कोशिका बेटा फूलने लगेगी, ठीक। तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, अल्प परासरणदाबी विलयन बोलेंगे। जबकि यदि कोशिका को माध्यम विलयन में रखा जाए, माध्यम विलयन का मतलब माध्यम मतलब कि यहां पर जल के और शर्करा के अणु कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। यहां पर जल के अणु और शर्करा के अणु कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो माध्यम विलयन में रखा जाए तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई भी गति नहीं होगी, ठीक है, कोई गति नहीं होगी। इसलिए कोशिका के माप में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब जल के अणु और शर्करा या नमक के अणु दोनों की मात्रा बराबर है तो फिर उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलेंगे समपरासरी विलयन बोलेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है कि किसी कोशिका को सांद्र विलयन में रखो। सांद्र विलयन का मतलब कि उसमें उस पानी में या उस विलयन में नमक या शक्कर की मात्रा ज्यादा हो, तो उसमें रखेंगे तो जो जल है वो परासरण विधि के द्वारा कोशिका से बाहर की ओर आ जाएगा और जब जल परासरण विधि के द्वारा कोशिका से बाहर आएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक। और ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, अति परासरणदाबी विलयन बोलेंगे।
तो ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन आप घर में जरूर ट्राई करिएगा और देखिएगा क्या वाकई में ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल जैसा आप यहाँ पढ़ रहे हैं वैसा ही होता है। तो आप सभी लोग एक एक किशमिश लेंगे, ठीक है, और लेने के बाद उसको इस तरह से ट्राई करेंगे। ठीक है। तो सूखी हुई किशमिश को अगर हम लोग जल में डालेंगे और उसको हम लोग इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा कि एक कंडीशन होगी जिसमें वो फूल जाएगी और दूसरी कंडीशन होगी जिसमें वो सिकुड़ जाएगी। ठीक। एक बेटा यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम सभी को पता है कि एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे कि हम लोग एक कोशिकीय जीव के नाम पे हम लोग अमीबा को बहुत ज्यादा जानते हैं, है ना। जब भी एक कोशिकीय जीवों की बात करो तो हमारे दिमाग में तुरंत अमीबा का चित्र आता है, लेकिन अमीबा के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि जीवाणु, जैसे कि पैरामीशियम, जैसे कि युगलीना, है ना। तो ये सब भी कैसे हैं, ये सब भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अमीबा की बात करें तो अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बाह्य पर्यावरण से, मतलब बाहर से ये क्या करते हैं, अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। मतलब ये जो एक कोशिकीय जीव हैं जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम, ये पानी में पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं, जल में होते हैं। ठीक। तो जब ये एक कोशिकीय जीव जल में होते हैं तो ये जल से ही क्या करते हैं, अपने भोज्य पदार्थों को, अपने भोजन को या इनके शरीर के लिए जो भी जरूरी है वो उसी जल से ग्रहण करते हैं। ठीक। तो जब जल से ये अपने भोज्य पदार्थों को या किसी अन्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है, इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। और अब हम इसके बाद देखेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है। एक टॉपिक जो आज हमको खत्म करना था हम लोगों को, वो था प्लाज्मा झिल्ली। तो हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देख लिया। ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो हम लोग कोशिका भित्ति देखेंगे। और यहां पर जो आपको चित्र दिख रहा है, ये चित्र है बेटा पादप कोशिका का। किसका चित्र है ये, पादप कोशिका का चित्र है। और इस चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर ये आपको इस चित्र में जो एक ये मोटी सी परत दिखाई दे रही है, ये आपको एक मोटी सी यहां पर परत दिखाई दे रही होगी। इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, इस परत को ही हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कोशिका भित्ति ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जब हम प्लाज्मा झिल्ली बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हर एक कोशिका, प्रत्येक कोशिका की जो बाहरी परत है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि पादप कोशिका को छोड़कर, क्योंकि जो पादप कोशिका है उस पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती हो। पादप कोशिका के अलावा ये हमको कवक में भी मिलती है। ठीक है, कवक में भी पाई जाती है और इसके अलावा जीवाणु में भी पाई जाती है। जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया। तो जीवाणुओं में भी हमको ये कोशिका भित्ति मिलती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मेनली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि पादप कोशिका में होती है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होती है, तो आप बताएंगे नहीं, पादप कोशिका के अलावा यह कवक में भी पाई जाती है और जीवाणुओं में भी पाई जाती है। ठीक है, अभी हम तीनों में बात करेंगे कि पादप कोशिका में कौन सी कोशिका भित्ति होती है, क्या नाम होता है उसका, कवक में कौन सी होती है, जीवाणुओं में कौन सी होती है, इन तीनों के नाम की भी चर्चा करेंगे। पहले हम पहले देखेंगे पादप कोशिका के बारे में। तो पादप कोशिका का आपको यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है उसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रही है, कोशिका भित्ति दिख रही है। ठीक है, तो जब आप पादप कोशिका की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको कोशिका भित्ति दिखेगी और कोशिका भित्ति के बाद क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका झिल्ली को ही हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली भी बोला था। कोशिका झिल्ली को ही हम लोगों ने क्या बोला था, प्लाज्मा झिल्ली भी बोला था। ठीक है, तो ये पादप कोशिका का चित्र है जिसमें बहुत सारे
जो है चित्र आपको दिख रहे होंगे। ये जो सबसे बड़ा चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो सबसे बड़े आकार का है, ये जो बहुत बड़ा चित्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम एक ही है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है। ये जो आपको बहुत बड़ा सा चित्र दिख रहा है, इसको इंग्लिश में वैक्यूल और हिंदी में रिक्तिका या फिर रसधानी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करी थी, केंद्रक की। तो ये जो आपको यहां पर ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये क्या है बेटा? ये केंद्रक है। तो केंद्रक बिल्कुल बीच में नहीं होता है। केंद्रक कहां है? थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि रिक्तिका ने सारी की सारी जगह घेर रखी, रसधानी ने सारी जगह घेर ली है। पादप कोशिका का 80 से 90% भाग, पादप कोशिका के अंदर 80 से 90% भाग कौन कवर कर लेता है? ये रसधानी कवर कर लेती है। ठीक, तो बचा कुचा जो थोड़ा बहुत भाग होता है, वहां पर बाकी के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। हम एक एक कोशिकांग की चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर हमको जो बात करनी है, तो हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं पूरे चित्र की, कि ये आपका रसधानी हो गया, ऊपर की तरफ ये केंद्रक हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये छोटा सा आपको आकार दिख रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा ये जो छोटा सा आकार आपको दिख रहा है, तो ये हरित लवक है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो छोटे छोटे से कण आपको दिख रहे हैं कई सारी जगह पे, तो ये राइबोसोम है। ठीक है, ये लाइसोसोम है। ठीक, तो जो डार्क कलर के कलर है वो लाइसोसोम है, जो इस तरह से गोल आकार के हैं वो राइबोसोम है। ठीक, और कोशिका भित्ति के अंदर एक पतली सी क्या है? कोशिका झिल्ली है। ठीक, तो ये इस तरह से चित्र होता है किसका? किसी पादप कोशिका का। आपका होमवर्क क्या है आज का? कि आप पादप कोशिका का चित्र बनाएंगे। ठीक, तो हमने देखा कि पादप कोशिका में सबसे बाहर हमको क्या दिख रही है? कोशिका भित्ति दिख रही है। क्या बेटा जंतु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो जी नहीं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह चित्र है जंतु कोशिका का। यह किसका चित्र है? ये जंतु कोशिका का चित्र है। और जंतु कोशिका की जब हम बात करेंगे, तो जंतु कोशिका में ये जो आपको बाहर ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो सबसे बाहर की जो झिल्ली है, ठीक है, इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका मतलब कि यहां पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, जंतु कोशिका में जो नंबर 1 पर जो झिल्ली है वो क्या है? कोशिका झिल्ली है। जबकि पादप कोशिका में जो नंबर 1 पे था, देखो पादप कोशिका में, ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका में जो नंबर 1 पे था वो क्या था? कोशिका भित्ति था। जबकि कोशिका झिल्ली नंबर 2 पर थी। ठीक है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण है, जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण है, उस बाहरी आवरण में क्या है? उस बाहरी आवरण में क्या है? कोशिका झिल्ली है। ठीक है, उस बाहरी आवरण में क्या है? कोशिका झिल्ली है। ठीक, और इसके अलावा फिर अंदर बहुत सारे चित्र हैं, क्योंकि ये पूरा एक कोशिका का चित्र है। ठीक है, और कोशिका में हमको पता है कि बहुत सारे यहाँ पर जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसा कि ये जो बीच में आप ये कोशिकांग देख रहे हैं, ये कोशिकांग क्या है? केंद्रक है। तो यहाँ पर हमको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दूसरा अंतर मिला। पहला अंतर कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, कोशिका झिल्ली तो दोनों में होती है। दूसरा, पादप कोशिका में हमने देखा था कि जो केंद्रक है वो ऊपर की तरफ था। ठीक है ना, देखो पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो कहाँ है? ये बेटा ऊपर की तरफ है ना, एकदम ऊपर, बीच में नहीं है। जबकि जंतु कोशिका में, ये देखो जंतु कोशिका में केंद्रक कहां पर है? एकदम बिल्कुल बीच में है। ठीक, तो ये दो अंतर तो हमको सीधे सीधे याद हो जाने चाहिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो यहाँ पर चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो है अंतर्द्रव्य झिल्ली है। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये जो आपको इस आकार दिख रहा है, ये गोल्जी कॉय है। इसकी बात करेंगे छोटे छोटे यहाँ पर जो कण हैं, तो ये परऑक्सीसोम है। और ये जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हैं, जो हम लोगों ने पादप कोशिका में भी देखा था,
तो ये लाइसोसोम है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे से हैं ये क्या है, ये राइबोसोम है, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे कण भी हमको यहाँ पर, बहुत सारे कोशिकांग हमको यहाँ पर मिलेंगे। ये चित्र हम यहाँ पर क्यों लाए हैं, आपको ये दिखाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि जंतु कोशिका का ये चित्र है और जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है कि आप अपने होमवर्क में जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का डायग्राम बनाएंगे, दोनों का चित्र बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम उसमें देखेंगे क्या क्या अंतर होते हैं, फिर उन दोनों के अंतर भी आप अपनी मर्जी से खुद लिखेंगे। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होते हैं। दो अंतर तो मैंने आपको बता ही दिए, इसके अलावा जो और भी अंतर है उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि कवक तथा पौधों की जो जीव द्रव्य झिल्ली है, कवक तथा पौधों की जो जीव द्रव्य झिल्ली है, ठीक है। तो जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ मतलब कि मजबूत लेकिन निर्जीव, कैसी, निर्जीव, जो कोशिका भित्ति है वो निर्जीव होती है। तो दृढ़ तथा निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं बेटा, कोशिका भित्ति कहते हैं। कवक तथा पौधों में जो बाहरी परत है जो कि दृढ़ है, मजबूत है लेकिन निर्जीव है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति की बात करेंगे बेटा तो वो किसकी बनी होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो सेल्यूलोज होता है ये एक बहुत ही जटिल पदार्थ है, और क्योंकि जटिल पदार्थ है इसलिए पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब पौधों को एक मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करने के साथ साथ यह जो है क्या करता है, पौधे को एक शेप, एक आकार भी प्रदान करता है, ठीक है ना। क्योंकि मजबूत है, बहुत ही सेल्यूलोज का बना है, सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है, तो ये पौधों को मजबूती तो प्रदान करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक उसको आकार भी प्रदान करता है। तो एक पॉइंट यहां पर लिखा है कि संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, दूसरा आप लोग क्या लिख लेंगे कि उसको आकार भी प्रदान करता है। अगर हम बात करेंगे शैवाल की, किसकी बात करेंगे, शैवाल की, तो जो शैवाल की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की तो बनी ही होती है, साथ ही साथ गैलेक्टेंस की भी बनी होती है, मतलब दोनों चीजें पाई जाती हैं, ठीक। और अगर हम जीवाणुओं की बात करेंगे तो जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। ये गलत टाइपिंग होगी। जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक। एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेंगे कि जब किसी पादप कोशिका में, जब किसी भी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, अभी हम लोगों ने देखा कि परासरण प्रक्रिया क्या है, जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की जो प्रक्रिया है उसको परासरण कहते हैं। तो ये जो परासरण की प्रक्रिया पादप कोशिका में हो रही है, अगर इसमें परासरण के द्वारा पानी की हानि होती है तो जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली सहित जो उसके अंदर के पदार्थ हैं वो संकुचित हो जाते हैं। और जब उसके अंदर के मतलब संकुचित हो जाते हैं, मतलब कि पानी की हानि हो रही है ना, मतलब पानी चला गया, पानी बाहर उड़ गया मान लो, तो उसके जो कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थ भी हम लोगों ने देखा था, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी, कि कितने सारे कोशिकांग होते हैं, केंद्रक भी है, अंतःप्रद्रवी जालिका भी है, ठीक है, और लाइसोसोम भी है, राइबोसोम भी है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, हरित लवक भी है, इतने सारे पदार्थ हैं। तो अगर पानी चला गया, पानी की हानि हो गई, तो जो अंदर के पदार्थ हैं वो संकुचित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोगों ने जो दो टॉपिक को पढ़ा है वो हम लोगों ने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आया हो, और अगर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है या कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको किस पॉइंट में दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है। आज का होमवर्क जो है वो मैंने आपको बताया कि आज के होमवर्क में आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का चित्र भी बनाना है। दूसरी बात, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी लिखना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नई क्लास में, मतलब अगली क्लास में, और अगली क्लास में जो हमारा पढ़ने का टॉपिक होगा वो होगा केंद्रक। जैसा कि आज हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कोशिका के 3 मूलभूत पार्ट होते हैं। पहला प्लाज्मा झिल्ली जो हम लोगों ने आज पढ़ लिया, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव्य। तो कल हम लोग केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों की बात करेंगे, और फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी जितने कोशिकांग हैं इन सभी की
क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।